बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम की जो टॉप स्टोरी है उसका जो ख़ुलासा है, जो इंट्रो है, वो आप नाज़रीन को बताएंगे। इसके बाद हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर आखिर में हमारी टॉप स्टोरी की जो डिटेल हैं वो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो हमारी टॉप स्टोरी का नाज़रीन ख़ुलासा ये है कि 9 मई के ज़िम्मेदारान का, मुल्ज़मान का जो फ़ौज की सतह पे इत्तफ़ाक़ राय के साथ फ़ैसला किया गया कि उन तमाम मुल्ज़मान का जो ट्रायल है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो फ़ौजी अदालतों में किया जाएगा, मुल्ज़मान का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। ये नाज़रीन फ़ैसला फ़ौज की सतह पे किया गया, इत्तफ़ाक़ राय से किया गया। इसके बाद नाज़रीन फ़ौज के इस फ़ैसले की वफ़ाक़ी हुकूमत ने तौसीक़ की। वफ़ाक़ी हुकूमत की नाज़रीन तौसीक़ के बाद ये फ़ैसला पार्लियामेंट में पेश किया गया और इस फ़ैसले के हक़ में 2 मुख्तलिफ़ करारदादें कौमी असम्बली से पास करवाई गईं। इन नाज़रीन तमाम फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आज जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पीपल्स पार्टी का रहनुमा कह लें, पीपल्स पार्टी के साबिक़ रहनुमा कह लें, एतज़ाज़ अहसन ने जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, जो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब के सामने एक दरख्वास्त पेश की है, इस दरख्वास्त के ऊपर एतज़ाज़ अहसन के इस इक़दाम के ऊपर कंट्रोल टावर का मौक़िफ़ क्या है। जब हमने वो मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो हमें क्या बताया गया, उस मौक़िफ़ की जो तफसीलात हैं वो आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन जो मौक़िफ़ है ये आपको बता दें इसी इंट्रोडक्शन में, इसी ख़ुलासे में, कि वो मौक़िफ़ नहीं बल्कि एक अल्टीमेटम आप उसको कह सकते हैं। अब वो अल्टीमेटम क्या है, मौक़िफ़ की डिटेल क्या है, वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि नवाज़ शरीफ का नया सियासी एडवाइज़र, अब ये क्या मामला है, तो सबसे पहले इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि एक सहाफ़ी की जानिब से आज एक ट्वीट किया गया। पहले आपको ये ट्वीट नाज़रीन मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको बताएंगे कि सहाफ़ी कौन है। ट्वीट नाज़रीन ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर चाहती है कि आइंदा इलेक्शन में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नून लीग से हो तो इसे अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार शहबाज शरीफ को ही नामज़द करना पड़ेगा, वरना यह ओहदा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ तेज़ी से जा रहा है। अब ये नाज़रीन अगर हम ये ट्वीट पढ़ें, साफ़ी का नाम अगर हम हटा दें या उसके ऊपर हाथ रख लें तो प्राइमा फेशिया ऐसे लगता है कि जैसे कोई बंदा जो है वो नवाज़ शरीफ को एडवाइस कर रहा है, सियासी तजवीज़ दे रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है अगर आप चाहते हैं कि नून लीग का अगला वज़ीर आज़म हो तो शहबाज शरीफ जो हैं वो काबिल कबूल हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं, तो आप उन्हें अगर आज वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामज़द कर देंगे तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल जब भी इलेक्शन होगा तो वो वज़ारत उस्मा की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ताख़ीर की तो फिर हो सकता है कि जो वज़ारत उस्मा है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा तो वो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो सकते हैं। ये नाज़रीन एक सियासी तजवीज़ है, लेकिन ये सियासी तजवीज़ नाज़रीन मेरे ख़्याल से, मैं छोटा सा सहाफ़ी हूँ, जिस सहाफ़ी का ये ट्वीट है मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, तो उन्हें ये मेरे ख़्याल से सहाफ़ी होते हुए ऐसी कोई सियासी प्रपोज़ल नहीं देना चाहिए था। अगर ऐसा सियासी प्रपोज़ल देना है तो मेरे ख़्याल से उस सहाफ़ी को, जिस सियासी जमात को वो एडवाइस कर रहे हैं, उसका पॉलिटिकल एडवाइज़र लग जाना चाहिए। अब ये नाज़रीन जिस सहाफ़ी ने ट्वीट किया है ये डॉक्टर दानिश साहब हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़े अच्छे ट्वीट्स करते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने ट्वीट किया है मेरा कम अज़ कम अपनी ज़ात की हद तक जो है उनके साथ जो है वो इत्तफ़ाक़ नहीं है कि ऐसा ट्वीट एक सहाफ़ी को नहीं करना चाहिए। अलबत्ता मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर आप दोस्त मेरा मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि मुल्क के जो मसाइल हैं मैं क्या समझता हूँ कि उसका हल क्या है, तो नाज़रीन मैं ये समझता हूँ कि 15 साल के लिए, जैसा कि 21वीं तरमीम में फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी 2 साल के लिए, फिर 1 साल की उसमें एक्सटेंशन दी गई, लेकिन उसमें सनसेट क्लॉज डाल दी गई थी कि 3 सालों के बाद या 2 सालों के बाद ये फ़ौजी अदालतें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। मैं ये समझता हूँ बतौर सहाफ़ी, मेरा एनालिसिस ये है कि अगर हम आइन में अमेंडमेंट कर लें और ये उसमें तरमीम डाल दें कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन लड़ेंगी और तमाम सियासी जमातें जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी वो जीतने के बाद मरकज़ में एक कौमी हुकूमत बनाएंगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसका वज़ीर आज़म होगा। इसी तरीके से जो ओहदे हैं वो सियासी जमातों में तकसीम किए जाएंगे कि सदर फ़लाँ का होगा, स्पीकर फ़लाँ का होगा, लेकिन निचली सतह पे, मरकज़ की सतह पे कोई सियासी कंपटीशन नहीं होगा। सिर्फ एक ही मोटो होगा, एक ही पर्पज़ होगा, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के अवाम की फलाह, पाकिस्तान के अवाम की बहबूद। 15 साल तक इस मोटो के साथ, इस सनसेट क्लॉज के साथ, इस आइनी तरमीम के साथ तमाम सियासी जमातें मरकज़ की सतह पे आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ तावन करें, माशी एजेंडा फाइनल कर लें,
एक इमरानी मुआहिदा बना लें कि ये चीज़ें हमने लेके चलनी हैं और 15 सालों तक हमने अपने पाकिस्तान को फ़लाँ जगह पे लेके जाना है, लेकिन सूबाई सतह के ऊपर उसमें ये भी लिखा जाए जो सियासी जमात जीते अपना वज़ीर आला बनाए और बाकी सियासी जमातें जो अपोजिशन में हों वो अपोजिशन का किरदार अदा करें, लेकिन मरकज़ में कोई अपोजिशन नहीं होगी, कौमी हुकूमत होगी और मकसद एक ही होगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। और इसी तरीके से नाज़रीन आइन में यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि 15 साल तक अगर मरकज़ में कौमी हुकूमत बना के मुल्क की तरक्की हमने करनी है, मुल्क को आगे लेके जाना है, लेकिन निचले लेवल के ऊपर यह भी उसमें इंश्योर किया जाए कि लोकल बॉडी जो सिस्टम है वो भी 15 साल तक चलाया जाएगा, बिला तफरीक चलाया जाएगा और उसमें किसी किस्म का तातुल नहीं आएगा, किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी, ताकि 15 सालों के बाद जब ये सनसेट क्लॉज का खात्मा हो तो निचली सतह से सूबाई सतह तक जो है वो नई लीडरशिप दस्तयाब हो, नए सियासी चेहरे जो है वो ऊपर आ चुके हों। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से कोई मुनासिब हल हो सकता है। इसका नाज़रीन एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये जो माफियाज़ हैं ये नाज़रीन इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि अगर हुकूमत कोई टैक्स लगाने की कोशिश करती है, अगर हम टोबैको की बात कर लें, यानी ऐसी इंडस्ट्री है टोबैको की जिसमें 80% ऐसी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसा कारोबार है जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगा, सिर्फ 10 या 20% इंडस्ट्री जो है वो टोबैको की टैक्स देती है, बाकी यानी 20% का जो कुल टैक्स है 80% जो है उससे कम टैक्स देता है। तो ये जो माफिया जब इसके ऊपर टैक्स हुकूमत लगाती है तो ये अपोजिशन के साथ मिल जाती हैं, अपोजिशन के साथ मिल के मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम, हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, हुकूमत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ंड करते हैं, तो फिर वो फ़ैसले हुकूमत को मजबूरन वापस लेना पड़ते हैं। लेकिन जब तमाम सियासी जमातें मिल के पाकिस्तान के लिए फ़ैसले करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए फ़ैसले करेंगे, तो जो माफिया है वो भी इन सियासी जमातों को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। तो मेरा तो मौक़िफ़ नाज़रीन ये है। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जब ऊपर जिक्र हुआ डॉक्टर दानिश साहब के ट्वीट के ज़रिए, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी हुकूमत को आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बड़ा गर्मा गर्म किस्म का मैसेज दिया है कि अगर सैलाब मुतासरीन का फ़ंड जो है उनसे मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला या फ़ंड जो है बजट में शामिल न किया गया है तो फिर बजट मंजूर नहीं होने देंगे कौमी असम्बली से। वैसे नाज़रीन मौजूदा हालात में अगर पीपल्स पार्टी ऐसा करती भी है तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चले जाएंगे? यहाँ से बड़ा अहम सवाल है। क्या शहबाज शरीफ वज़ारत उस्मा पे बरकरार रहेंगे? ये मैं अभी जवाब नहीं आपको दे रहा, इस सवाल का जवाब आपने देना है, मैं सिर्फ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अगली खबर नाज़रीन, वैसे तो इमरान खान साहब के कोर्ट मार्शल के ऊपर फड्डा बना हुआ है, फड्डा बनने की खबरें आ रही हैं। फड्डा बना है नहीं बना, इस हवाले से हमारे पास एक खबर है, अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कुछ दिन अहम करार दिए जा रहे हैं, वो कौन से दिन हैं, क्यों अहम करार दिए जा रहे हैं, ये भी मामला उसी खबर में शामिल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें नाज़रीन उन्होंने कुछ पॉइंट उठाए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस जज साहबान के ख़िलाफ़ आए हैं उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। और एक बात उन्होंने अपनी दानिश में वाज़े की है कि जो हमने पिछले व्लॉग में भी बात की, हिना जलानी साहबा जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आई थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रेगुलेट किया जाए, जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस आता है, कंप्लेंट आती है, वो टेकअप नहीं होता, जज रिटायर हो जाता है या रिज़ाइन कर जाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा रियासत पाकिस्तान को उस करप्ट जज को रिटायरमेंट लेने पर या फिर उसका जो रेफरेंस है, शिकायत है, टेकअप ना होने पे उल्टा उसको पेंशन भी अदा करनी पड़ती है, परक्स और जो सहूलियात हैं वो भी देना पड़ती हैं। तो ख़जाने के ऊपर बोझ होता है ऐसा करप्ट जज जो है मुबैना तौर पे जो उस पर इल्ज़ामात लगते हैं। तो उस पर इरफान कादिर साहब ने कहा कि जज अगर रिटायर्ड भी हो जाए, मेरी नज़र में उसका ट्रायल जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तब भी कर सकती है, मामला ख़त्म नहीं होता, चाहे वो ओहदे से रिटायर हो जाए या वो अपना इस्तीफ़ा दे के चला जाए। इसी तरीके से नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा इरफान कादिर साहब ने कि लाहौर के एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब गालिब उनका इशारा था कि उन्होंने एक बाहर सफ़र किया, उसके सफरी अखराजात 6 करोड़ रुपए के थे। यहाँ से बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है या बहुत बड़ी बात जो है वो इरफान कादिर साहब ने की है। तो क्या जिन जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को प्रोसीड नहीं करना चाहिए? पिछले 5 माह से तो रेफरेंस जो है वो कंप्लेंट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग पड़ी है। देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई इनिशिएटिव होता है, कोई फर्दर प्रोसीडिंग होती है। इसके अलावा उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब का भी जिक्र किया, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब का कि उनके खिलाफ भी जो कंप्लेंट है वो भी टेकअप होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हमारी जो टॉप स्टोरी है। नाज़रीन, एतजाज़ हसन साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो का अख्तियार है उसके तहत आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अब इसके ऊपर जो मैंने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उस पर नाज़रीन मुझे जो रिस्पांस मिला उस पर आने से पहले इस पटिशन में नाज़रीन एतजाज़ हसन साहब ने एक बात की है
वो ग़ालिबन एतज़ाज़ साहब को कोई गलतफ़हमी है या नहीं, लेकिन नाज़रीन हकीकत यह है कि ये जो 21वीं तरमीम थी, 21वीं तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतें क्यों बनाई गई थी, ये मैं पिछले व्लॉग में बताना रह गया, डिटेल नहीं बता सका। उसका नाज़रीन मकसद ये था फ़ौजी अदालतों का कि ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा ये शोरश ज़्यादा इलाके होते हैं, जहाँ पर दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं, जो कानवाए होते हैं फ़ौज के, उन पे अटैक किया जाता है, जो वहाँ पे तनसीबात बनाई जाती हैं वहाँ पे अटैक किया जाता है। तो वो जो दहशतगर्द हैं जो मिलिट्री की तनसीबात के अंदर जाए बगैर रहते हुए कानवाई के ऊपर या बाहर से मिलिट्री के अमला के ऊपर जो अटैक करते थे, उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने के लिए ये 21वीं तरमीम मंजूर करवाई गई थी। तो 21वीं तरमीम तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि खालिस्तान इस बात पे थी कि जो मिलिट्री अमलाक के बाहर दहशतगर्द जो है वो इस तरह की वारदातें करते थे, आर्मी के पर्सनल को, सिक्योरिटी एहलकारों को, उनकी गाड़ियों को, उनके काफ़िलों को टारगेट करते थे, या फिर जहाँ पे कोई चौकी बनाई गई है, जहाँ पे कोई छावनी बनाई गई है आर्जी तौर पे, वहाँ पे जाके बाहर से अटैक करके वहाँ पे कोई नुकसान पहुँचा के वापस चले जाते थे। उनके ट्रायल के लिए फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी, क्योंकि कानून इजाज़त नहीं देता था कि उन दहशतगर्दों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए। लेकिन मौजूदा जो आर्मी एक्ट है वो इस बात की इजाज़त देता है कि अगर आप आर्मी की तनसीबात के अंदर दाखिल हो गए हैं, आर्मी की जुरिस्डिक्शन के अंदर, उनके एरिया के अंदर दाखिल हो गए हैं, उनकी प्रेमिसेस में चले गए हैं, तो फिर वही कानून आप पे इतलाक़ होता है उन ज़िम्मेदारान का जो वहाँ पे जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, टारगेट करेंगे फ़ौजी अमलाक को या फ़ौजी अफसरान को या फ़ौजी जवानों को, उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। ये सेटल लॉ है, ये 1952 से कानून चला आ रहा है और कई सिविलियन का ऐसे इस कानून के ऊपर ट्रायल हो चुका है। तो ये ग़ालिबन उनकी गलतफ़हमी थी। अब जो मैंने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की नाज़रीन, तो मैंने जब पूछा भी आपका मौक़िफ़ क्या है कि एतज़ाज़ अहसन साहब लेके आए हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो जो कोर कमांडर का 15 मई का फ़ैसला है उसको चैलेंज किया है, और जो 7 जून का फ़ैसला है फॉर्मेशन कमांडर का, उसको चैलेंज किया है। तो आप इस पर क्या कहते हैं? उस पर नाज़रीन मुझे जवाब मिला कि हमारा मौक़िफ़ इस दरख्वास्त के दायर होने से पहले रिकॉर्ड पे आ चुका है। मैंने फिर दोबारा पूछा भी वो कैसे? उन्होंने कहा कि आप DGISPR की जो प्रेस रिलीज़ है जो 7 जून के फॉर्मेशन कमांडर के इजलास के बाद जारी की गई, उसको आप पढ़ें, उसमें आपको हमारा मौक़िफ़ पता चल जाएगा। अब नाज़रीन वो प्रेस रिलीज़ क्या कहती है, उस पर आने से पहले हसन अय्यूब साहब ने चंद दिन पहले मेरे व्लॉग में कहा था, या सतूर के व्लॉग में कहा था, क्योंकि हम इकट्ठे ठहर के व्लॉग कर रहे थे। उसने कहा था कि अगर कोई भी फ़ैसला अदालत की जानिब से दिया गया इलेक्शन के हवाले से, तो उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो फ़ौज ने फ़ैसला किया है 9 मई के ज़िम्मेदारान या मुल्ज़मान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करने के हवाले से, उस पर भी अगर कोई ऐसा फ़ैसला आया तो फिर वो भी उससे भी नहीं माना जाएगा, और फ़ौजी अदालतें या आर्मी एक्ट के तहत जिनका कोर्ट मार्शल है वो चलता रहेगा। अब वही बात जो है उसी प्रेस रिलीज़ में भी लिखी गई है जो DGISPR ने जारी की थी। अब वो प्रेस रिलीज़ क्या थी? प्रेस रिलीज़ ये थी कि जो मास्टरमाइंड है 9 मई के वाक़यात के, उनका घेरा जो है, यानी उनके गिर्द जो गिरफ्त है वो मजबूत की जाएगी, उन्हें कानून के कटहरे में ला के उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और फिर आगे जो अहम बात है वो भी आगे आ रही है, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन बड़ी अहम बात की गई कि जो बिगाड़ पैदा करने वाले हैं और जो फ़र्ज़ी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तमाम कोशिशें रायगा और बेसूद जाएंगी। और आगे नाज़रीन जो अहम बात की गई कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को। नाज़रीन गौर करें क्या कहा जा रहा है कि मुखालिफ कुव्वतों के नाकाम अज़ाइम को मुकम्मल नाकाम बनाने की राह में रुकावटें पैदा करने और इबाहम पैदा करने वालों की कोशिशों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तो ये नाज़रीन हमें मौक़िफ़ दिया गया कि ये आप जो चीज़ पढ़ लें, आपको फ़ौज की सतह के ऊपर इन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, क्या फ़ैसला किया गया है, जो मनसूबा साज हैं, जो फैसिलिटेटर हैं या जो करेक्टर हैं, आपको हमारा मौक़िफ़ मिल जाएगा। वही फ़ौज का मौक़िफ़ है, मज़ीद मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नाज़रीन ये जो हमने आपको पढ़ के सुनाया है, ये नाज़रीन मौक़िफ़ नहीं है, दरअसल ये सीधा अल्टीमेटम है और तमाम इदारों को है। और अल्टीमेटम नाज़रीन ये है, यानी अगर इसको हम डीकोड करें, वो ये है कि हम तो फ़ौजी अदालतों में इनका ट्रायल करेंगे, आर्मी एक्ट के तहत इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और तमाम जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा, मर्ज़ी का वकील भी दिया जाएगा, शवाहिद तक एक्सेस भी दी जाएगी, रिश्तेदारों से मिलने भी दिया जाएगा। और उसके बाद जब आर्मी अदालत का फ़ैसला हो जाएगा, कोर्ट मार्शल की अदालत अपना फ़ैसला सादिर कर देगी, फिर अदलिया आज़ाद है,
चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हैं, वो हमारे फैसलों का जुडिशल रिव्यू कर सकती हैं। यही हमारा फैसला है, यही हमारा मौक़िफ़ है। इससे न हमारा कोई ज़्यादा मौक़िफ़ है, ना इससे हमारा कम मौक़िफ़ है। एक फ़ैसला फ़ौज ने कर लिया है इदारा जाती सतह पे, अब उसको वापस नहीं लेंगे। यही फ़ैसला है, यही मौक़िफ़ है और यही अल्टीमेटम है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।